तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूँ डीजे सर, कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, और आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 11th लेके आए हैं। बच्चे, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है, यूजफुल लगता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो प्लीज लाइक कर दो ना यार, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। ओके, कमेंट सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर का लेक्चर 11th। बच्चे, लेक्चर 10th में हम लोग वेक्टर का ही पार्ट में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर किए थे, यानी कि दो वेक्टर का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट किए थे और उसमें जो रिजल्ट आया था वो भी एक स्केलर प्रोडक्ट था। लेकिन अब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसमें डायरेक्शन क्या है, इनका एग्जाम्पल क्या है, टोटल चीज हम लोग यहां एक एक करके समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इससे पहले जो स्केलर प्रोडक्ट था उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि यहां दो वेक्टर को एक दूसरे से क्रॉस किया गया है, सिंपली यानी कि मल्टीप्लाई किया गया है। यानी कि अगर हम लोग किसी दो वेक्टर को अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा हमेशा कोई ना कोई वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। मेरा बात फिर से समझिए, मैंने क्या कहा, किसी भी दो वेक्टर को आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस करें, गुना करें, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। आइए, हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनका बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब यहां पर क्या बोला गया है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी साइन थीटा होगा। बच्चे, क्या आपको याद है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में जो ए डॉट बी वेक्टर था, इसका वैल्यू क्या था? ए बी कॉस थीटा। यानी कि ये उसका जस्ट ऑपोजिट है, उसमें कौन सा थीटा आया था? कॉस। इसमें कौन सा आया है? साइन। तो आप याद रखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा आएगा और डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा आएगा। अब यहां पर थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, एंगल ही तो थीटा है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। अब यहां पर हमने एक नोट क्या लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। हाँ बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में सिंपली ये पूछते हैं, हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, तो इसका डायरेक्शन कहां होगा क्रॉस प्रोडक्ट का? तो आइए हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चे? अगर हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट वो कहा आएगा? आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए में इनवर्ड। आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि सर ये आउटवर्ड इनवर्ड हम लोग क्या समझे, इससे कुछ समझ में आया नहीं। तो आइए हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? प्लेस योर ओपन राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर। हमारा फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए क्या है? ए। यहां पर अपना राइट हैंड को रखिए। रख दिया? यस, मैंने रख दिया। दूसरा क्या बोला है? एंड कर्ल्स फिंगर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि आप पहला वेक्टर पर अपने हैंड को रखिए, राइट हैंड को खुला रखिए, और बी वेक्टर की तरफ अपना उंगली को मोड़िए, कर्ल कीजिए, तो जो आपका थंब है वही क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर को दिखाएगा। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर ए पर मैंने अपने हाथ को रखा और बी के तरफ मैंने इसे कर्ल किया। क्या हमारा थंब क्या बाहर आया? क्या आउटवर्ड आया? यस, हमारा थंब कहां आया? बाहर आया। बाहर आने का मतलब क्या है? आउटवर्ड। अब दूसरा क्या है? अगर मान लो किसी बच्चे को करना है सर बी क्रॉस ए, अगर बी क्रॉस ए करना है तो आप अपने हाथ को सिंपली बी में रखिए, बी में रखिए, बी वेक्टर में रखिए, और अपने चारों फिंगर को, उंगली को ए के तरफ कर्ल कीजिए, मोड़िए, तो जो हमारा थंब है क्या वो अंदर आएगा, यानी कि इनवर्ड होगा। यहां पर आपके पास दो ही पॉसिबल है, दो ही पॉसिबल कैटेगरी है, या तो अंदर आएगा या तो बाहर आएगा। अब वेक्टर ए पर मैंने आपको हाथ रखे, एक बार और दिखा देते हैं। वेक्टर ए पर आप अपने राइट हैंड को रखिए, बी के तरफ अपने उंगली को कर्ल कीजिए, जो थंब है वही वेक्टर के डायरेक्शन को, क्रॉस प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा। यानी कि ए क्रॉस बी हमारा कहां आएगा? आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए हमारा कहां आएगा? इनवर्ड। तो बच्चे, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिकली। हाथ रखकर राइट हैंड को रख के देखिए, बाहर आएगा, और फिर राइट हैंड को फिर बी में रख के देखिए तो अंदर आएगा। यानी कि दो केस आएगा, एक में आपका क्रॉस प्रोडक्ट बाहर आएगा आउटवर्ड, और एक में क्या आएगा? इनवर्ड। अब आगे चलते हैं। नोट, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर जस्ट अपोजिट, सो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। बच्चे, बिल्कुल सही बात है। अब ए क्रॉस बी, यहां पर मैंने राइट हैंड को रखा, ए क्रॉस बी, यानी कि ए पर अपने हाथ को रखिए और बी के तरफ कर्ल कीजिए, तो जो हमारे पास थंब कहां आएगा? बाहर, आउटवर्ड। अब उल्टा कीजिए, बी क्रॉस ए, यानी कि अपने राइट हैंड को बी पर रखिए और ए की तरफ कर्ल कीजिए, तो थंब कहां आएगा? इनवर्ड।
यानी कि दोनों केस में थंब जस्ट अपोजिट आते हैं। पहला केस में ए क्रॉस बी में जो हमारा थंब था वो कहां आया था आपका बाहर, और बी क्रॉस ए में थंब कहां आया था आपका अंदर, यानी कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। पहला केस में कहां आया थंब बाहर और दूसरा केस में कहां आया अंदर, यानी कि दोनों थंब एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दोनों थंब अगर एक दूसरे के अपोजिट होगा तो उनका बीच का एंगल कितना होगा बच्चे 180 डिग्री होगा। सिंपल बात है। पहले अपना राइट हैंड को ए पर रखिए, कहां है वेक्टर बाहर, फिर यहां पर रखिए कहां है अंदर, यानी कि दोनों केस में उल्टा तो है, एक में बाहर और एक में अंदर, तो एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जस्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपको क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए मैंने अपना राइट हैंड को ए में रखा, बी की तरफ कर्ल किया, तो ये जो हमारा वेक्टर शो हुआ थंब, यही हमारा क्रॉस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या कहा गया है, ये जो प्लेन है ना जिसमें हमारा ए और बी वेक्टर है, ध्यान दीजिए, ये जो प्लेन है जिस प्लेन में हमारा वेक्टर ए और बी है, ये हमारे थंब से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ये जो हमारा थंब आया था बाहर, ये इन दोनों वेक्टर के क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि इन दोनों वेक्टर से एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। मान लीजिए ये हमारा थंब आया था, मान लीजिए हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का थंब आया था बाहर, तो जो थंब आया था वो ए से भी कितना बनाएगा 90 और बी से भी कितना बनाएगा 90, क्योंकि ए और बी आपका दोनों एक ही प्लेन में है और आपका वेक्टर थंब कहां आया है बाहर, यानी कि इन सब से, यानी कि सिंपल मान लीजिए कि इस बोर्ड में जितना भी वेक्टर आएंगे उन सब से ये हमारा थंब कितना डिग्री एंगल बनाएगा, हमेशा 90 बनाएगा। क्या आपको समझ में आया? आइए एक बार फिर से समझते हैं। मैंने क्या कहा, ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट बाहर आया है या फिर बी का और ए का क्रॉस प्रोडक्ट जो अंदर आया है, जो थंब है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का, वो हमेशा वेक्टर ए बी या फिर इस प्लेन में जितना भी वेक्टर हो उनसे कितना एंगल बनाएगा बच्चे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। आइए अब हम लोग डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास वही दो वेक्टर है, मान लिए, मानने में दिक्कत तो नहीं है ना? यस, मान चुके हैं। आप नहीं माने फिर भी हम मान के ही रहेंगे। हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी और इनका बीच का एंगल कितना है बच्चे थीटा है। तो आपको ये बात पता है कि इन ए और बी इनका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। यार इन दोनों का जोड़ी तो आएगा ना रिजल्टेंट, और क्या आएगा? इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन वेक्टर सम हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट। और आपको ये बात पता है, मैंने लिखवाया था कि ये जो रिजल्टेंट आएगा ये उसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में ए और बी पहले से है, यानी कि आपका ए और बी जिस प्लेन में है आपका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आएगा। यानी कि कुल मिला के सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर एक ही प्लेन में है। हाँ, एक ही प्लेन में है। आप देख सकते हैं रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में पहले से वेक्टर ए और वेक्टर बी है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। पहला क्या है बच्चे, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि यही जो हम लोग किए थे ना, ए क्रॉस बी, जो थंब बाहर आया था परपेंडिकुलर टू ए। मैंने आपको बताया था ये जो थंब हमारा बाहर आया था वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा, बी से भी होगा और अब रिजल्टेंट से भी होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में तो है। ये जो हमारा थंब आया था ए क्रॉस बी का या फिर बी क्रॉस ए का, वो ए बी और रिजल्टेंट तीनों से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, अब एंगल ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा बाहर वो हमारा ए से बी से और रिजल्टेंट से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, इनका जो रिजल्ट है जो बाहर है वो हमारा ए से कितना है 90 डिग्री में, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। और हमें यह बात पता है बच्चे कि जब भी एंगल 90 डिग्री होते हैं तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है जीरो आएगा। कितना आएगा बच्चे जीरो। जीरो क्यों आएगा सर? क्योंकि आप देखिए कि वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये जो हमारा ए क्रॉस बी आया था बच्चा थंब बाहर, क्या ये ए वेक्टर से बी से और रिजल्टेंट से क्या परपेंडिकुलर है? क्या उनके बीच का एंगल 90 है? हाँ बिल्कुल है 90। तो अगर परपेंडिकुलर होगा, अगर इनके बीच का एंगल थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो हमें ये बात पता है कि cos 90 जीरो है, तो डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा यूज किया गया है और थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos थीटा जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। अब नेक्स्ट देखिए ए क्रॉस बी हमारा कहां गया बाहर, वो बी से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी उसका एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तब जीरो होगा जब किसी दो वेक्टर का बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यहां 90 डिग्री है। जो हमारा ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है, बच्चा फिर से ध्यान से सुनिए, एक ही मुद्दा का पॉइंट है यहां पर। जो हमारे पास ए क्रॉस बी का जो थंब बाहर आया था वो ए से बी से और रिजल्टेंट वेक्टर से तीनों से 90 डिग्री पे, तीनों से क्या है परपेंडिकुलर है, इसीलिए इन तीनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा
जीरो आएगा बच्चे, कितना आएगा? जीरो। सिंपली ए क्रॉस बी ए से भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी से भी परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है। यानी कि इन तीनों केस में आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चा? जीरो आएगा। आप कोई से वेक्टर मान लीजिए इसी प्लेन में, सी डी ई एफ जी, कोई सा भी आपका मर्जी, जहां मर्जी हो मान लीजिए आप, बी वेक्टर ई वेक्टर जो इसी प्लेन में रहना चाहिए, उन सब से हमारा थंब कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90, सबसे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये बाहर है और बाकी सब एक ही प्लेन में है, तो ऑब्वियस सबसे 90 डिग्री तो बनाएगा ना यार। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहला क्या है आपका टॉर्क। बच्चे ये जो टॉर्क टॉपिक है, आप इससे डरे नहीं, आपका रोटेशनल मोशन में आएगा, वहां पर हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल हम लोग वहां सॉल्व करेंगे, जितना भी बेसिक टर्म है इससे रिलेटेड। अब जब टॉर्क है, ये क्या होता है आपका? आर क्रॉस एफ, यानी कि आर क्या है आपका? पोजिशन वेक्टर, और एफ क्या है? फोर्स वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही हमारा टॉर्क होता है। बच्चे आपको यहां बताया, आप सिंपली डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार सिर्फ यही पूछते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला इनमें से क्या आएगा। मान लीजिए ऑप्शन बना के दे देगा एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, बी बना के दे दिया आर क्रॉस एफ, सी बना के दे दिया आर डॉट डी आर डॉट एफ, और डी बना के दे दिया एफ डॉट आर। तो आपको सिंपली याद होना चाहिए कि जो हमारे पास टॉर्क होता है वो आर क्रॉस एफ, यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। क्या है बच्चे? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वेक्टर क्या होते हैं? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर, यानी कि ओमेगा और आर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास? वेलोसिटी आएगा। अब नेक्स्ट क्या है? इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से हम लोग डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे आपको पता है हमने वेक्टर एडिशन का भी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, वेक्टर सब्स्टिट्यूशन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इनमें सबका कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी से आई हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है ना बच्चा, इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर्स को हम लोग एक्सचेंज करके नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जैसे आप ध्यान दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एडिशन में ये कम्यूटेटिव था, यानी कि अगर हम लोग बी को आगे कर दें, ए को पीछे कर दें, तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे 3i कैप प्लस 4j कैप को आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, 4j कैप को इधर लिखिए और 3i कैप को इधर लिखिए, तो इस केस में भी आंसर सेम है, यानी कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया है। लेकिन बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। अगर आप वेक्टर्स को बदलेंगे, अगर इंटरचेंज करेंगे, तो थंब का डायरेक्शन बदल जाएगा, और अगर थंब का डायरेक्शन बदल गया ना बच्चा, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। जैसे यहां पर आप देखिए, जब हमने ए क्रॉस बी किया तो हमारा थंब कहां गया? बाहर। जब बी क्रॉस ए किए तो थंब कहां गया? अंदर। क्या दोनों केस में क्या थंब एक तरफ आया? क्या नहीं आया ना। यानी कि वेक्टर जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव नहीं है, इसमें वेक्टर्स को इंटरचेंज करके क्रॉस करने से रिजल्ट में चेंज आएगा। सेकंड क्या है बच्चे? इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? इसको हम लोग अलग अलग करके सेपरेटली लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर ए है ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से क्रॉसली मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इस केस में आपका ए वेक्टर पहले बी से गुना होगा, ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर और प्लस प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, यानी कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा। तीसरा क्या बच्चे? इफ एंगल बिटवीन वेक्टर इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं बच्चे, मान लीजिए, आइए सेम मार्क कर लेते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, हाँ मान सकते हैं। मान लीजिए पहला केस में इनका बीच का एंगल 0 है, यानी कि दोनों वेक्टर एक ही तरफ है, सेम एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका बीच का एंगल कितना होगा? अभी 0 हो गया, यानी कि एक दूसरे से कोई सा भी एंगल नहीं बना रहे। अभी एंगल 90 है, कुछ कम है, कुछ कम है, ज़्यादा है, लेकिन इस केस में एंगल कितना हो गया? 0, क्योंकि दोनों सेम लाइन में। अब मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर, इनका बीच का एंगल 0 है, या फिर दूसरा केस क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है, उल्टा होगा, तो इस केस में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि हमारे पास दो वेक्टर है और पहला केस क्या है? या तो इनका बीच का एंगल या 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, तो इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट आपका हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, और यहां पर थीटा पहले क्या है आपका? 0 है, तो अगर थीटा 0 होगा तो साइन थीटा भी 0 होगा, और अगर साइन थीटा 0 है बच्चे, तो ए क्रॉस बी तो 0 होगा ही। सेकेंड, आप थीटा को 180 डिग्री रखे तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है? 0। अगर ये 0 हो गया तो ये तो ऑब्वियस 0 हो गया। यानी कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट 0 चाहिए
तो आपके पास दो कंडीशन है। क्या क्या है सर? दो कंडीशन है, या तो आप उन दोनों के बीच के एंगल को जीरो कीजिए या फिर 180 कीजिए, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जीरो तभी आएगा जब थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री आएगा, और उसी केस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, देखिए, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ इज नल वेक्टर। इसका मतलब क्या है? आप एक वेक्टर का सेल्फ यानी कि खुद से क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, हाँ, थीटा 0 लेकर। ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा? आपको एक वेक्टर लीजिए, उसका सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, यानी कि उसी से क्रॉस कीजिए, उसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो ये क्या आएगा? ए क्रॉस यानी कि ए स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा कितना लेना है आपको? 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है? 0। इसीलिए सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट किसी वेक्टर का नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर भी इससे कहते हैं, नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर। तो बच्चे आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग इसी पर आगे चर्चा करते हैं। जल्दी नोट कीजिए बच्चे। तो जैसे कि बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले थे इंपॉर्टेंट, और हम लोग 1 2 3 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 5 6 7 पॉइंट हमें और डिस्कस करना है, और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। बच्चे पॉइंट 5 में क्या है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज ए नल वेक्टर। इसका कहने का क्या मतलब है कि दो यूनिट वेक्टर लीजिए, सेम होना चाहिए, सेल्फ मतलब खुद, अपने जैसा। दो यूनिट वेक्टर लीजिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, तो जो हमारे पास वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि किसी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक कौन सा वेक्टर देगा? जीरो वेक्टर देगा। और जीरो वेक्टर्स को ही बच्चे हम लोग नल वेक्टर के नाम से जानते हैं। किस वेक्टर के नाम से जानते हैं? नल वेक्टर। तो बच्चे यार अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा? किसी दो यूनिट वेक्टर को लाइए, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम होना यानी कि 1 होना, इक्वल होना। दो यूनिट वेक्टर लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, तो रिजल्ट हमेशा कितना आएगा? 0। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे जे भी एक यूनिट वेक्टर है और यहां पर दूसरा जे भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चे? 0। यानी कि दो सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे आई क्रॉस आई भी कितना आएगा? 0। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0। यानी कि कोई सा भी दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि वो वेक्टर नल वेक्टर कहलाएगा बच्चे। पॉइंट नंबर 6, if two vector are perpendicular यानी कि ऑर्थोगोनल, then cross product will be maximum। ये सिंपल बात है बच्चे, यानी कि कोई दो वेक्टर जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी कि उनका बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। एक दूसरे से क्या है बच्चे? परपेंडिकुलर है। तो उस केस में कहा गया है क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? मैक्सिमम। क्या आएगा? मैक्सिमम। कैसा आएगा ये देखते हैं। मैंने क्या कहा है? वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चे, यानी कि इनका बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर है यानी कि बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और इसे ही हम लोग ऑर्थोगोनल केस के नाम से जानते हैं। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होगा? 1। और ये साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है बच्चे। हाँ, आपको ये बात पता होना चाहिए कि साइन थीटा का और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चे? 1 होता है। और साइन थीटा में वो मैक्सिमम तब हो पाएगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, और कॉस में मैक्सिमम कब हो पाएगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। तो मैंने क्या कहा है? हमारे पास दो वेक्टर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी कि ऑर्थोगोनल है, यानी कि इनका बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो साइन 90 कितना होता है? 1। और ये साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। इसलिए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में क्योंकि साइन थीटा है, और अगर साइन थीटा मैक्सिमम तो क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम, साइन थीटा मिनिमम तो क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम। यानी कि साइन थीटा जैसा आपका क्रॉस प्रोडक्ट वैसा। आपका साइन थीटा अगर मैक्सिमम है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा। बच्चे आपको एक बात पता है, जो हम आपका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, उसमें केस जस्ट अपोजिट था। वहां पर आपका क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, और ये ए बी कॉस थीटा के बराबर था। और यहां पर ए क्रॉस बी वेक्टर है, और ये ए बी साइन थीटा के बराबर है। यानी कि आपका डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा मैक्सिमम, कॉस थीटा से इतना ज्यादा आपका डॉट प्रोडक्ट भी उतना जाएगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा। यानी कि थीटा आप 0 अगर रखिएगा तो आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में कॉस थीटा भी मैक्सिमम आएगा।
सेकेंड है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आप थीटा को 90 डिग्री रखिएगा तो साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा बच्चे, मैक्सिमम आएगा। तो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास ये एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पर। ये इधर आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, इधर आपका वाई एक्सिस और इधर आपका जेड एक्सिस। एक्स को हम लोग आई कैप से दिखाएंगे, वाई को जे कैप से दिखाएंगे और जेड को के कैप से दिखाएंगे। बच्चे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको ये ट्रिक याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपका इतना सारा स्पेस लेकर अच्छे अच्छे सवालों का जवाब इससे आप दे सकते हैं। तो आपको ट्रिक क्या रखना है याद, कि आई क्रॉस जे हमारा क्या आएगा, अगला वाला टर्म के आएगा, यानी कि आई क्रॉस जे क्या आएगा, के, फिर जे क्रॉस के क्या आएगा, आई, ऐसे चलता रहेगा। अगर आप अपोजिट करेंगे तो उल्टा, जैसे आपका आई क्रॉस जे आया था के, तो अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा। हाँ, अब इस पैटर्न को याद रखिए, इधर जाएंगे तो वैल्यू प्लस में आएगा, इधर जाएंगे तो वैल्यू प्लस में आएगा और अपोजिट में जस्ट माइनस हो जाएगा। आपको ये ध्यान से फिर से समझना है कि अगर हम आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, के, अगर जे क्रॉस के करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, आई। अब उल्टा कीजिए, अब जे क्रॉस आई कीजिए, पहले हम आई क्रॉस जे किए थे तो के आया था, लेकिन अब जे क्रॉस आई करेंगे तो के नहीं आएगा, माइनस क्या आएगा। यानी कि जब हम लोग उल्टा चलेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगा, जब सीधा इसी लाइन से चलते रहेंगे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो इस लाइन में, इस पैटर्न में हमेशा वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन उल्टा चलिए, जे क्रॉस आई, फिर आई क्रॉस के, फिर के क्रॉस जे, इसमें वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप देखिए आई क्रॉस जे कितना आएगा, के, यानी कि जिन दोनों को हम क्रॉस करेंगे आंसर उसका अगले वाला रहेगा। आई क्रॉस जे कितना आएगा, के, फिर के क्रॉस आई कितना आएगा, जे। अब उल्टा कीजिए, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे। अब पॉइंट नंबर 7 को समझते हैं। इफ वेक्टर आर गिवन इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट देन क्रॉस प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिटरमिनेंटल मेथड। यानी कि आपके पास जो वेक्टर है ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि कंपोनेंट के फॉर्म में है, तो इस केस में सर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसको हम लोग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यानी कि तीनों डायरेक्शन में निकला है, 3D के हिसाब से आपको देखना है। इसमें आई भी है, जे भी है और के भी है। अब उसी तरह हमारे पास एक वेक्टर बी है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। या क्या बच्चे कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा, हाँ बच्चे ये आपका ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ये ए का वाई कंपोनेंट है और ये का जेड कंपोनेंट है, ये बी का एक्स कंपोनेंट है, बी का वाई है और बी का जेड कंपोनेंट है। कंपोनेंट के फॉर्म में अगर हमें दिया रहे तो उस टाइम हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो बच्चे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड है, डिटरमिनेंटल मेथड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। पहले तो आप क्या करेंगे, सिंपली आई जे के जो रहेगा गिवन आप उसको लिख लीजिएगा, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड, ये जो तीनों वैल्यू है एक्स कंपोनेंट का एक्स वाई जेड का लिख लेना है, फिर बी का लिख लेना है। अब कैसे क्या करना है देखिए बच्चे, यहां पर पहले आप वैल्यू को लिखने के बाद पहले ए आपको क्या करना है, अपना एक हाथ को लेना है और पहले वाले टर्म को इसको छिपा देना है, छिपा दिए। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी जेड, फिर माइनस इसको आपको इससे करना है, हो गया। फिर आप इस टर्म को छिपा दें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देना है। फिर अब यहां हाथ रखिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों से घटा दीजिए। बच्चे मेरे ख्याल से आपको बहुत ही कम समझ में आया होगा, तो इसलिए हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए। क्योंकि बच्चे अगर हम हाथ ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे तो आप समझ नहीं पाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, आप देख सकते हैं मैंने किसको कहाँ मल्टीप्लाई किया है। पहले मैंने ए वाई को, पहले यहाँ पर आप हाथ रखिए, इसको ढक लीजिए, फिर मैंने ए वाई को बी जेड से गुणा किया है, ए वाई को बी जेड से गुणा किया है, उसके बाद माइनस किया है मैंने बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आई और के तो आपका प्लस में रहे, लेकिन जे को माइनस में लेना है। बच्चे कई बार ये गलती हमसे हो जाती है एग्जाम में कि सर ये आंसर मेरा गलत इसीलिए आ गया क्योंकि सर मैंने तीनों को प्लस लिया था, सर मेरा माइंड उस टाइम काम नहीं किया था और मैंने आई को प्लस लेते लेते के को प्लस लेते थे, सर मैंने यहाँ गलती से प्लस ले लिया था। बच्चे अगर आप यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, अगर यहाँ अगर माइनस की जगह प्लस करेंगे, बच्चा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, पूरा आंसर बदल जाएगा। इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जे हमेशा माइनस में लेना है, बाकी के और आई प्लस में लेना है।
उसके बाद माइनस जे लगा दिया, फिर आप जैसे आपको इसको क्लोज किए था इसको ढकिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ए एक्स बी जेड, उसके बाद माइनस लगा दीजिए और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सेम आप प्लस के में आइए, आप इसको ढकिए फिर इन दोनों को गुणा कीजिए और इन दोनों से घटा दीजिए। आइए एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी। ए है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। ये कंपोनेंट के फॉर्म में हमें गिवन है। अब हमें इसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। हमें इसका क्या निकालना है बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले आप आई जे के लिख दीजिए। ओके, आई जे के लिख दिया। अब बच्चे आपको वेक्टर ए का वैल्यू लिखना है। आई में कितना है? +2, जे में कितना है? +2, के में कितना है? +3, क्या आपने लिख दिया? यानी कि सिंपली बच्चे मैंने वेक्टर ए का वैल्यू लिखे हैं। हाँ, अब देख सकते हैं 2, 2, 3, लेकिन आपको हमेशा ये साइन के साथ लिखना है। अगर ये -2 यहां रहे तो आपको यहां पर -2 लेना है, अगर यहां पर -3 रहे तो आपको यहां -3 लेना है। यानी कि आपको साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बी वेक्टर आपका क्या है? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। अब आई कैप में क्या आएगा? 4, बी का आई कैप में कितना आएगा? 4 आएगा, जे कैप में कितना आएगा? 5 और के कैप में कितना आएगा? कुछ नहीं है, मतलब 1। अब हमारे आई जे कैप का ए और बी वेक्टर का वैल्यू आ चुका है। हमें मेथड अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे बच्चे? ध्यान दीजिए। अब कैसे अप्लाई करना है? पहले तो आप आई लिख दीजिए, आई लिख दिए, उसके बाद अपने हाथ को लीजिए और पहले वाले टर्म को अपने हाथ से छिपा लीजिए। छिपा लिया सर? हाँ। अब इसको इससे गुना कीजिए, 2 1 जा 2 गुना किए, उसके बाद फिर इसको इससे गुना कीजिए, 5 3 जा 15। और पहले जो हम गुना किए थे बाद वाले से उसको घटाना है, यानी कि 2 1 जा 2 लिखिए और 5 3 जा 15 को उसको घटाइए। हमारा आई वाला टर्म सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास बस से? -j। हाँ, माइनस लगाना है, हमें ध्यान रखिए फॉर्मूला में। अब -j लगा दीजिए। पहले हमने इसको हाइट छिपाया था, अब आपको इसको छिपाना है और फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बच्चे ध्यान देखिए, ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए क्रॉसिंग का मेथड चल रहा है। हर जगह क्रॉस ही क्रॉस किया जा रहा है। आप इसको हाइड कीजिए और 2 को 1 से क्रॉस कीजिए, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 लिखिए और फिर इन दोनों टर्म को घटा दीजिए, 4 3 जा 12। अब प्लस के में आइए। अब के में जिस पर हम लोग जाएंगे, अब आई का वैल्यू निकालना है तो आई को छिपाना पड़ेगा, जे का निकालना है तो जे को छिपाना पड़ेगा और अगर के का वैल्यू निकालना है तो बच्चे के को छिपाना पड़ेगा। अब इसको छिपा दीजिए और फिर इन दोनों को गुणा कीजिए, क्रॉस 2 5 जा 10 और माइनस कर दीजिए 4 2 जा 8। आइए अब रिजल्ट पे देखते हैं आपका। 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 और 2 5 जा 10 और 4 2 जा 8। आपका 2 - 15, यहाँ 2 - 12 और 10 - 8, 2 - 15 - 13 आएगा वैल्यू, क्योंकि ये बड़ा है। बड़े वाले का साइन हमेशा साइन बड़े वाले के लिया जाता है। तो 2 - 15 कितना आएगा? -13। यहाँ 2 - 10 कितना था बच्चे? 2 - 10 आपका आया था -10, लेकिन आपका आगे ऑलरेडी माइनस है तो गुना में माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया यहाँ, और 10 - 8 2 कैप 2k कैप। ये फाइनली हमारा सॉल्व हो चुका है। तो बच्चे आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। इससे रिलेटेड आप कुछ हमें न्यूमेरिकल्स बनाना है, उनका प्रैक्टिस करना है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे कि बच्चे आप एग्जांपल 1 नोट डाउन कर चुके थे, क्रॉस प्रोडक्ट पर हम लोग इस पर बेस्ड एग्जांपल सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया? आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है आर वेक्टर और एक है एफ वेक्टर। आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर और एफ वेक्टर यानी कि फोर्स वेक्टर। आपके पास जो आर वेक्टर है वो कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप, और फोर्स वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप। ये डाटा गिवन है और हमें पूछा क्या है ए में कि फाइंड टॉर्क। इनका टॉर्क निकालना है। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो आपको ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारे पास टॉर्क होता है वो क्या होता है? आर क्रॉस एफ, यानी कि आर और एफ वेक्टर का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? टॉर्क आएगा। इसको हम लोग रोटेशनल में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंटल मेथड में, यानी कि पहले आई जे के तीनों को लिख लीजिए, जैसे इससे प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। और फिर आर वेक्टर का आई के साथ कितना है? वैल्यू 2 लीजिए, जे के साथ कितना है? 3 लिखिए, और के के साथ कुछ यहाँ वैल्यू गिवन ही नहीं है। ये जब गिवन नहीं है तो के के साथ क्या आएगा? 0। ये हमने आर वेक्टर लिखा है। और सेकेंड में आपको क्या लिखना है? एफ वेक्टर। एफ वेक्टर में आई के साथ कितना है? वैल्यू 3, यहाँ 3 लिखिए। जे के साथ कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिखिए। और के यहाँ पर गिवन नहीं है, यानी कि के के साथ क्या आएगा? 0। पहले आप इस फॉर्म में लिख लीजिए। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप आई लिख दीजिए, ब्रैकेट माइनस जे। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, जैसे आई और के को हम लोग प्लस लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि जे को हमेशा माइनस में लेना है तभी आंसर आएगा। अगर जे को आपने प्लस में लिया तो आंसर जस्ट अपोजिट यानी कि गलत आ जाएगा। तो पहले आपको सॉल्व कैसे करना है? आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के। तो पहले आप अपने हाथ को फर्स्ट रो में रखिए,
क्योंकि हमें आई का कैलकुलेशन करना है तो आई को हमें छिपाना है, आई को हमने छिपा लिया। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 0, फिर माइनस करना है 4 इंटू 0, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग। 3 इंटू 0 करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और माइनस 4 इंटू 0 करेंगे, हमारा आई सॉल्व हो गया। अब हमें जे सॉल्व करना है तो जे को छिपाना पड़ेगा, जे को हमने छिपा लिया। अब 2 इंटू 0 करना है और माइनस 3 इंटू 0 करना है। अब किस में आना है आपको, के में, के को आप छिपा लीजिए, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8 आ जाएगा और माइनस फिर 3 3 जा कितना आएगा, 9 आएगा। तो आपका 3 इंटू 0 कितना आएगा, 0, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू 0 0 और 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। तो आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, आई भी 0, जे भी 0 और के में 8 माइनस 9 कितना आ गया, माइनस के माइनस 1 आया। लेकिन अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस के आ जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, अब आगे हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट और बेस जो एप्लीकेशन पढ़ना है, क्या क्या एप्लीकेशन इससे रिलेटेड है हम लोग समझते हैं। एरिया वगैरह, यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम इन दोनों का एरिया निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के मदद से, हेल्प से। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड एरिया। अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों का बीच का एंगल कितना है, थीटा। और यहाँ पर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया पी क्यू आर एस साइड का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर आपका बेस कितना है, ए, बेस इंटू हाइट, और आपका हाइट कितना आएगा, ये जो वेक्टर बी है इसका 2 कंपोनेंट आएगा, इधर कितना आएगा बी कॉस थीटा और ऊपर कितना आएगा बी साइन थीटा। ऊपर आपका कितना आएगा, बी साइन थीटा। जो हमारे पास वेक्टर बी था इसका हमने 2 कंपोनेंट किया, एक तो नीचे आएगा बी कॉस थीटा, एक ऊपर कितना आएगा बी साइन थीटा। तो एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका ए और हाइट कितना आ गया बी साइन थीटा। तो एरिया कितना आ गया, ए बी साइन थीटा। कितना आ गया, ए बी साइन थीटा। बच्चे हमें ये बात पता है, ए क्रॉस बी इसका वैल्यू भी ए बी साइन थीटा के बराबर ही होता है। यानी कि जो हमारे पास एरिया कितना है, सिंपली ए क्रॉस बी आया, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है हमारा, ए बी साइन थीटा है। अब नेक्स्ट आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फिर हमारे पास 2 वेक्टर है ए और बी, इनका बीच का एंगल कितना है, थीटा, और हमने पी क्यू आर इस वेक्टर का नाम दिया है इस ट्रायंगल का। अब बी का फिर से हमें 2 कंपोनेंट करना है, एक तो इस डायरेक्शन में बी कॉस थीटा, इसका कोई यूज नहीं है, और एक इस डायरेक्ट, यानी कि थीटा के साइड वाला हमेशा कॉस आएगा, थीटा के साइड वाला इधर आएगा बी कॉस थीटा, और ऊपर क्या आएगा आपका बी साइन थीटा। इस बी का हमने 2 कंपोनेंट किया है, नीचे क्या आया था बी कॉस थीटा और ऊपर क्या आएगा बी साइन थीटा। बच्चा हमें पता है जो ट्रायंगल है इसका एरिया हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। फिर से आपका बेस ए है और हाइट बी साइन थीटा है, तो कितना आ गया, हाफ ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को हम लोग ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। यानी कि यहां से अगर सिंपली इन दोनों का अगर हम लोग कोरिलेट करें तो हमें क्या पता चला, जो हमारे पास ट्रायंगल है इनका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ है, इसका आधा है। सिंपली हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ ए बी साइन थीटा है और वहां पर हाफ ए बी साइन थीटा है, यानी कि ट्रायंगल का एरिया इसका एरिया का जस्ट आधा है। अब इस पर बेस्ड एक सवाल दिया गया है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 1/√3 ए डॉट बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। हमें ये सिचुएशन दे रखा है और इन वेक्टर ए और बी का बीच का एंगल पूछा है। बच्चे ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। हमने ए क्रॉस बी को क्या लिख लिया, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी को हमने क्या लिखा यहाँ पर, ए बी कॉस थीटा। बच्चे ए बी से ए बी दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यहाँ पर इस साइड में भी ए बी, इस साइड में भी ए बी, हमने इस दोनों को कैंसिल कर दिया, और आपका कॉस थीटा इधर से नीचे आ गया, साइन के नीचे आ गया। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आएगा, √3, और हमें ये बात पता है कि साइन बाई कॉस का वैल्यू कितना होता है बच्चे, tan थीटा होता है। तो tan थीटा आपका कितना आ गया, 1/√3, और 1/√3 तब आएगा जब आपका थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, 30 डिग्री। तो बच्चे इसी तरीके से हमारा ये वेक्टर समाप्त हो गया है। आज वेक्टर का ये लास्ट लेक्चर था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बच्चे फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स का नया चैप्टर के साथ। धन्यवाद।